Welcome back, class 10. And today we are going to discuss some questions and, of course, the second book, Footprints Without Feet, in a very quick manner. Right on the screen, you can see there are two questions written. The sense of fear is an internal experience. Sorry to say, but the question is very related to all of us and doesn't exist beyond thoughts. Validate. इस question का meaning क्या है? And मतलब कि this is related to the question is related to his first flight. Means this question is from the chapter जो young seagull है. ये question पूरा है. I have written this much, but this is a complete. Now, what is fear? अब हमें जो है आंसर्स लिखने हैं एंड द क्वेश्चन इज ऑफ अ लॉन्ग क्वेश्चन से मतलब कि दिस ऑफ अ 3 मार्कर. ठीक है, तो 3 मार्कर में हमें बताना इट इज एन इंटरनल एंड डजंट एग्जिस्ट. नाउ इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? डर के आगे जीत है. डर के आगे जीत है. सिंपल हिंदी मीनिंग कि जो डर है, जो फियर फैक्टर है, दिस इज एन इंटरनल फीलिंग्स. ये हम इस चीज को करते हैं. Sometimes we have the fear that we would fall down. Sometimes we have the fear that we would fail. So this is our internal experience. तो इस क्वेश्चन को आपने लिखना है. तो लेट अस स्टार्ट, लेट अस बिगिन. आपको ये पूरा यहाँ तक लिखना है बियॉन्ड थॉट. फिर लिखना है yes. Then because this chapter, this question is related to first flight and this is a 3 marker question, तो आप इसका आंसर स्टार्ट करोगे yes. इन द चैप्टर ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है. आपका पहला क्वेश्चन है ये एक्चुअल आपके एनसीईआरटी का. इन द चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट, अगर आपको याद हो, एक क्वेश्चन था व्हाई वॉज द यंग सीगल स्केयर्ड अफ्रेड टू फ्लाई. रिमेंबर? याद आया कुछ? ये वही है, ये वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है. अब उसमें वर्ड क्या था? अफ्रेड. अफ्रेड का सिनोनिम क्या है? फियर. क्वेश्चन आ तो गया. इन द चैप्टर फॉर हिज फर्स्ट फ्लाइट, द यंग सीगल वॉज scared to fly because he thought his wings would not support. तो यहां पर ये जो इंटरनल फीलिंग है वो क्या है? बिकॉज ही थॉट. क्योंकि ये उसने सोचा था, सचमुच में थोड़ी ऐसा था. उसने सोचा था कि उसके विंग सपोर्ट नहीं करेंगे एंड दैट ही वुड फॉल डाउन फ्रॉम द क्लिफ. बिकॉज सीगल इज अ बर्ड एंड बर्ड्स विंग्स ऑलवेज सपोर्ट. लेकिन उसको लगा था उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. So this is the answer to this question. The second is Nelson Mandela speaks of twin obligations. So in the chapter Nelson Mandela, ये तो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई. This is an NCERT question. Nelson Mandela spoke of twin obligations of every person. हर एक इंसान के दो आपके दायित्व होते हैं. One towards his family, his immediate family, his friends जो उसके अपने हैं, parents, उनके तरफ जो उनका एक ऑब्लिगेशन है. And the second one is towards his country. And each of the person
fulfills this obligation in one or the other way. हर एक इंसान अपने इस दायित्व को किसी ना किसी तरीके से निभाता है. एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, डोंट यूज इट इन द आंसर, आई एम जस्ट गिविंग यू. हम लोग हैं, अब हमारी अपनी जो ड्यूटी है टुवर्ड्स आवर फैमिली, टुवर्ड्स आवर स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स, वो हम करते हैं. और अपनी कंट्री के लिए हम क्या करते हैं? वी डोंट गो एंड फाइट इन द ऑन द बॉर्डर, बट वी आर पेइंग, वी आर ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स, so we are also serving our country. We are trying to regard its constitution. We are serving to our country. We are following the rules, the duties that a citizen should do. तो ये आपका इसका मीनिंग होता है. ठीक है, लेकिन इसका आंसर यही दो है. One towards a family, friends, parents, and second towards his country. And each person does it in one or the other way. So these are some of the important questions, in fact, from the first book. जो पहला क्वेश्चन था जो आपको मतलब कि यू मे बी, तो जब लिखा हुआ फियर, सेंस ऑफ फियर, और चैप्टर का नाम भी दिया हुआ है हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो उसमें सेंस ऑफ फियर किस में था? सीगल में था. सीगल में क्यों था? क्योंकि उसने सोचा था, इट वॉज हिज थॉट कि उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, बट ही वॉज अ बर्ड, तो ही शुड नेवर हैव थॉट दैट. तो ये उसकी अपनी सोच थी कि ऐसा होगा. राइट. Now let us move towards the second book, Footprints Without Feet, and we are going to quickly revise all the chapters from this book. Right? There are 9, but we would be taking very short. Now, as yesterday I had told you कि हर chapter से you need to only learn or you should remember the very important points. Like अगर हमारा पहला chapter है, तो the chapter is all about a dog and his master. Now, this is all about emotion, emotional bond, right? Then pet care, pet का जो care, doctors, उसका जो intelligence, expertise, his compassionate nature, and जो tricky है, tricky over greed. इसमें हमें जो है इन्हीं के ऊपर से कोई ना कोई क्वेश्चन आता. एंड एज वी आर वेरी वेल अवेयर दैट मिसेस पंफ्रे जो है, शी इज अ वेरी रिच, वेरी, अब आपके इसमें पेपर के अंदर रिच, एफ्लुएंट, वेल्दी, तो आप लोग इनमें से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हो. शी इज अ वेरी रिच, शी इज अ वेरी वेल्दी, वेरी एफ्लुएंट लेडी हु हैज अ डॉग कॉल्ड ट्रिकी. तो जो फर्स्ट मीटिंग है between Dr. Harriet and Mrs. Pumphrey, वो होता है while Mrs. Pumphrey was with her dog. And what did he notice? उसने क्या notice किया था? That the dog was becoming overweight. It was becoming obese. उसकी जो बॉडी थी, that was touching the, उसका जो उसकी मतलब कि जो जमीन है उसको टच कर रहा था. एंड बाय हिज ड्रूलिंग, जिस तरीके से वो अपनी जुबान बाहर निकाल रहा था, उसे समझ आ गया था कि सून दिस डॉग विल नीड अ हेल्प, अ मेडिकल हेल्प. राइट. अब उसने जो है कुछ मतलब उन्होंने पूछा कि वेदर ही वाज द डॉग वाज टेकिंग एक्सरसाइज. तो मिसेस पंफ्रे ने कहा कि उनका जो गार्डनर था, ही वाज हैविंग लगभग बैक पेन था, एंड ही वाज नॉट हैविंग दैट मच ऑफ एक्सरसाइज. The doctor advised some exercise and also asked to cut the sweets. उन्होंने बोला कि उसकी जो स्वीट्स हैं उनको कट कर दो. बट जैसा डॉक्टर ने एंटिसिपेट किया था, एंटिसिपेट मतलब जैसा उन्होंने उम्मीद किया था, सेम वैसा ही हुआ. ट्रिकी को मतलब डॉक्टर, उनका फोन आया that Tricky जो है, he had become very ill. He was having bouts of vomit. आपका bouts of vomit मतलब उसको कुछ बार बार उसको जो है
प्यूकिंग हो रही थी एंड ही वॉज नॉट ईटिंग इवन हिज फेवरेट फूड, वो अपना फेवरेट फूड भी खा नहीं रहा था। इन सब चीजों को देखकर उनको लगा कि वो जो है बीमार है एंड उन्होंने जो है उसको अपना, उसको लगा वो और वीक हो गया है तो वो उसको हॉर्लिक्स वगैरह देने की कोशिश करेंगे। जब डॉक्टर हैरियट ने देखा तो ही सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, उनको लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जब वो ट्रिकी को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मिसेस पंफ्रे वॉज टू अटैच टू हर डॉग। तो उन्होंने उनको जो है एडवाइस किया दैट ट्रिकी शुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल। तो यहाँ पर जो सर्जरी है, दिस इज अ पन, सर्जरी इज नॉट द ऑपरेशन हेयर, इट इज द वेट्स क्लिनिक। यहाँ पर जो वेट है उसका ये क्लिनिक है, अंडरस्टूड। तो सर्जरी में वो कहते हैं इसको सर्जरी में लेकर जाना पड़ेगा। मिसेस पंफ्रे इज नॉट मच इंटरेस्टेड बट लुकिंग एट हर डॉग्स कंडीशन वो अग्री करती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि व्हेन द डॉग हैड कम, उसके पीछे पीछे उसके सारा सामान, मींस हिज डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, द वार्डरोब, द एंटायर वार्डरोब, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोल ही वाज हैविंग, एवरीथिंग केम अप। लेकिन इन्होंने उसको यूज नहीं किया। व्हाई, द क्वेश्चन नाउ कम्स, व्हाई? because he wanted the dog to be treated like a dog and whatever requirement he needs, dog को खाने पीने का मतलब कि कपड़ों की नहीं, उसको lots of exercise, less food and उसको energetic बनाना था। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं मिसेस पंफ्रे के दिल को रखने के लिए। एंड फॉर फर्स्ट 2 days, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द ट्रीटमेंट गिवन टू ट्रिकी। तो ट्रीटमेंट उसका ये था कि ही वाज नॉट गिवन एनी फूड फॉर द फर्स्ट 2 days। इनफैक्ट जो ट्रिकी था वो आता, बोल्स को देखता, बाकी जो मतलब कि डॉग्स खा पी रहे थे, और उसको देखकर वो चला जाता। The other dogs did not pay much attention to Tricky because उनको लगा कि he is a disinterested dog, क्योंकि वो ना तो ना खेल रहा था, ना कूद रहा था, ना वो कुछ और कर रहा था। Then the third day, slowly slowly जब उसको भूख लगने लगी तो he also started looking for the food and he was also given a separate bowl and he was treated apart with all the other dogs, gradually with less food and more exercise, lots of exercise, lots of play, के मतलब कि खेलना कूदना, यहाँ वहां चूहे ढूंढना, the dog became normal। जब मिसेस पंफ्रे को ये बात पता लगी that he was recovering, तो she thought that he might be having blood loss, और इसीलिए she sent wines and eggs। But again, these wines and eggs were consumed by the doctor along with his friends because he did not want to give this much of heavy food to him. Ultimately, doctor को भी पता था that Mrs. Pumphrey was very desperate for her child or her dog. Therefore, उसको जो है खबर कर दी गई। And Mrs. Pumphrey came in a very big car। आपका इसमें जो है आता है मेटाफॉर आता है द मतलब कि shining metal here it is the car which was very beautiful, and when Mrs. Pumphrey met the dog just pranced and loved his master. And Mrs. Pumphrey was in tears and she said this is a triumph of surgery, यानी कि इस मतलब की ट्रीटमेंट की वो मतलब कि that was a success of that treatment that was given to Tricky। तो इसमें आपकी जो थीम बेस्ड है वो आ सकता है द इमोशनल बॉन्डिंग, देन पेट के जो केयर है दैट वी नीड टू, देन अबाउट एक्सेस ऑफ लव वेदर टू ह्यूमंस और एनिमल इज ऑलवेज रॉन्ग। ये आपके पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं। Plus, you can definitely expect the characters from this chapter of Mrs. Pumphrey also, the dog Tricky also, and the dog Tricky and the Dr. Harriet. The second is a very moral-based story, a thief story. This is all about Hari Singh, जो उसका रियल नाम नहीं था, दैट वॉज अ pseudonym, मतलब वो उसका जो है एक नकली नाम था, इट वॉज अ फेक नेम।
and he tried to befriend Anil, क्योंकि अनिल एक मैगजीन के लिखता, लेकिन उसको इतना नहीं पता था. ही मेट अनिल एट अ रेसलर्स मैच, और उसको लगा कि उसका एक मतलब कि एक रूटीन था, दैट ही वुड बी वर्किंग फॉर समवन, एंड आफ्टर वर्किंग फॉर समवन ही वुड स्टील द मनी फ्रॉम देम एंड रन अवे, एंड फिर दोबारा से ही वुड डू, एंड एवरी टाइम व्हेन ही डिड ही वुड चेंज हिज नेम. इस बार उसने अपना नाम हरि सिंह बताया. एंड अनिल उसको अपने घर लेकर गया, दो ही डिड नॉट वांट टू, लेकिन जब हरि ने उसको बहुत रिक्वेस्ट किया, तो वो उसको अपने साथ में अपने घर लेकर गया. द फर्स्ट डे व्हेन ही कुक द फूड, इट वाज पैथेटिक, इट वाज टू बी मतलब कि थ्रोन अवे. एंड नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स अनिल ने उसको जो है खाना बनाना, कुकिंग, देन रीडिंग, राइटिंग, ऑल ही ट्राई टू. इनफैक्ट अनिल trusted him to the extent that he would leave the house with मतलब कि with key with Hari. And in the meanwhile, Hari jo hai, he would go to the market, he would get all the grocery, everything. And every time when he would go, he would also pinch 1 rupee or 2 rupee. Pinch मतलब चुरा लेता था. शायद अनिल को पता था, लेकिन वो ज्यादा कुछ बोलता नहीं था, बिकॉज अनिल वॉज नॉट पेइंग टू हिम. तो वो 1-2 रुपए रखता था, तो वो उसको केयर नहीं करता था. अनिल हैड अ पेक्यूलियर हैबिट. अब मैंने वर्ड क्या यूज किया है? पेक्यूलियर. एंड द पेक्यूलियर हैबिट वाज, when Anil earned, he would spend with heart. And when he would not have money, he would take it from his friends. ये उसका एक था. And he was a freelancer. फ्रीलांसर मतलब अपने हिसाब से वो काम करता था. One day, Anil showed some money to Hari and said that his book जो है उसको मतलब कि his article has been published and now he is going to get a good money. उसके पास कई मतलब बहुत सारा पैसा था. हरी जो है उस वक्त तो शांत रहा, बट लेटर ऑन उसको लगा कि मैं अपना जॉब जो है वो नहीं कर रहा हूं. ये मैंने इसलिए लिखा है, दिस मे कम इन योर पेपर. माई जॉब. और उसका जॉब क्या था ओरिजिनल? चोरी. दैट इज रॉबिंग. उसको लगा कि बहुत टाइम हो गया है, एंड ही हैज बीन वर्किंग लाइक अ फेथफुल सर्वेंट. नाउ द टाइम हैज कम दैट ही शुड रॉब. लेकिन उसका जो कंसाइंस था, मतलब उसकी जो अंतरात्मा थी, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी. एनीवे उसने अपने आप को समझाया, उसने अपने आप को कंसोल किया दैट अनिल डज नॉट पे टू हिम, सो उसे पैसा चोरी करना कोई बुरी बात नहीं. एट नाइट ही जस्ट, ये देखिए ये वाला जो है, हरी डिड नॉट परफॉर्म हिज बिजनेस. ये इसका क्वेश्चन है. ठीक है, याद रखना, व्हाट वाज दिस बिजनेस, व्हाट वाज दिस जॉब. तो रात को जब अनिल सो गया, तो हरी जो है उसने कुछ पैसे जो है, वेरी स्मार्टली ही जस्ट स्टोल द मनी फ्रॉम अंडर द पिलो एंड वेंट अवे. बट ही कुड नॉट गो एंड बोर्ड द ट्रेन. जब वो ट्रेन पर चढ़ना था, तो वो चढ़ नहीं पाया. वाई? बिकॉज हिज कंसाइंस डिड नॉट अलाउ हिम. उसको वो अनिल की सारी अच्छी बातें याद आई, एंड ही ऑल्सो रियलाइज्ड. उसने उसको रियलाइज हुआ कि अगर वो अनिल के साथ रहता है, इफ ही स्टडीज, इफ ही learn something, he would get a decent job, and every time he need not run away from people. And he came back, but while coming it was raining, so the notes were wet. जो notes थे वो गीले थे. अगली सुबह हरी बाद में उठा, अनिल पहले उठा, उसने चाय बनाया, एंड ही ऑल्सो गेव मनी टू हरी एंड टोल्ड दैट ही वुड नाउ पे हिम रेगुलरली. एज द नोट्स वर वेट, सो वी कैन इन्फर, हम इस बात को समझ सकते हैं that Anil might have known that the money was stolen, but why did not he hand over to the police? Question आता है, why did not he hand over to the police? क्योंकि शायद उसको पता था that if he
hands over to the police. Sometimes punishment is not everything. पेपर में क्वेश्चंस के लिए मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ क्लास 10. पनिशमेंट इज नॉट एवरीथिंग. हर चीज के लिए पनिशमेंट जरूरी नहीं होता है. समटाइम्स काइंडनेस कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म यू. तो आपके पेपर में काइंडनेस, मतलब कि कंपैशन, एम्पैथी, ये वर्ड्स आ सकते हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर. और अगर ये वाले वर्ड्स आते हैं तो इसका मतलब है कि उसने उसको पुलिस को हैंड ओवर क्यों नहीं किया था. काइंडनेस एंड कंपैशन कैन चेंज इवन द वर्स्ट मैन. elucidate in reference to the chapter the thief story. तो आपको यही वाला आंसर बताना है. Why did not he hand over हरी टू द पुलिस? क्योंकि उसको पता था कि अगर वो उसको पुलिस में डालेगा तो शायद वो 4 महीने रहेगा, फिर उसके बाद दोबारा वही काम करेगा. बट नाउ एज ही हैड रियलाइज्ड, दैट इज व्हाई ही केम बैक. और जब उसने अपनी गलती मान ली थी उसके बाद उसको सजा देने का मतलब था उसको दोबारा कीचड़ में धकेलना. टू पुश हिम इनटू द mud once again. That is why he did not hand over. That is why kindness and compassion जो है, that helps a person to reform. The third chapter is the midnight visitor. इसमें सिंपल सा आपका थीम है. And the theme is आपका presence of mind. And more likely you will be receiving the question on this theme only, nothing else. इस चैप्टर से अगर कुछ आएगा तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा. इवन अगर ऑसिबल का कैरेक्टर स्केच होगा तो भी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही है. So this is about a man. There are three characters: Ossible, who is an agent, secret agent; Max, another secret agent; and Fowler, a writer who had come to meet Ossible. तो पहला होता है आपका जो वर्ड है वो है disappointed. Fowler is disappointed to meet Ossible because he did not find Ossible like a secret agent. उसको वो सीक्रेट एजेंट नहीं लगा. ही वॉज फैट, ही हैड अ नॉर्मल एसेंट, ही डिड नॉट रिसीव एनी मिस्टीरियस कॉल्स. तो फाउलर को लगा कि ये ऑसिबल तो नॉर्मल सा इंसान है, ही इज नॉट एन एजेंट. बट ऑसिबल ने उसको इन्फॉर्म किया दैट ही इज गोइंग टू गेट एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग सम मिसाइल्स फॉर विच मेनी पीपल आर फाइटिंग. और उस वक्त में फाउलर को बिलीव हो जाएगा. एनी हाउ Fowler and Ossible reached the hotel room जहां Ossible रह रहा था. It was a French hotel. He was staying there. जब वो ऊपर पहुंचा, रूम खोला, तो he had a shriek. श्रीक मतलब चीख निकल गई उसकी. Why? Because there another man, that is Max, was standing with a pistol. वो वहां पर एक पिस्टल के साथ खड़ा था. And Max threatened both of them that he would kill. And he also asked Ossible about the documents. Ossible ने कहा there is 25 minutes less left for the documents to arrive. तो मैक्स ने जो है ऐसा बोला कि वो वहां वेट करेगा. इन द मीन वाइल ऑसिबल कुकड अप अ स्टोरी. उसने एक स्टोरी कुकअप किया अबाउट अ बालकनी. उसने एक नकली बालकनी की एक कहानी बताई. दैट इट वाज मैक्स हु हैज क्लाइंब द बालकनी एंड एंटर्ड. मैक्स ने कहा ही हैड अनदर की एंड ही डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी. लेकिन ऑसिबल ने ऐसी एक स्टोरी बनाई कि वो जो बालकनी है दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ अनदर रूम एंड मेनी पीपल क्लाइंब इट. At that time there was a knock at the door. डोर पर एक नॉक हुआ. एंड जब वो नॉक हुआ तो मैक्स घबरा गया. एंड ऑसिबल ने बोला कि दैट वाज पुलिस हु वाज चेकिंग अपॉन हिम because he had informed he is receiving some documents. Max in a hurry, in panic. मैक्स जो है वो पैनिक हो गया और जल्दबाजी में ही climbed up the window and jumped out of the balcony. Later, when the waiter came,
तो ऑसिबल ने कहा कि इट वॉज ही हु हैज टू कम। तो जब फाउलर ने पूछा कि व्हाट अबाउट द बालकनी, ही सेड देयर इज नो अनदर बालकनी, दैट वाज ऑल अ स्टोरी। सो हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड सेव्ड हिम फ्रॉम। सो इसमें आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। कल एक और चैप्टर में भी मैंने ये वाला बोला था, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी इंसान को उसके पहनावे पर जज मत करो। यहां पर अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, इफ दिस क्वेश्चन कम्स, देन दैट मीन्स आपको वो वाला बताना है कि फाउलर ने उसको जज किया था। दैट ऑसिबल लुक्ड वेरी सिंपल, ही वॉज फैट, ही वॉज नॉट अ गुड लुकिंग मैन, एंड हाउ कुड ही बी अ सीक्रेट एजेंट? But it was his cleverness that showed his presence of mind. ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है इससे रिलेट करके, अपीयरेंस से रिलेट करेगा, तो याद रख लेना वो फाउलर जो सोचता है वो। द फोर्थ इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, a very humorous story. You can say this is a humor because हिंदी में भी कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। चोरों में भी एक ईमान होता है, बट दिस पर्टिकुलर चैप्टर शोज दैट देयर इज नो ऑनेस्टी इवन अमंग द थीव्स, and how a woman outsmarted a very smart thief. तो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इज ऑल अबाउट मैन जो कि थीफ नहीं है लेकिन थीफ है। ही एक्चुअली हैज हिज ओन। आयरनी क्या है कि वो तालों की चाबी ही बनाता है। आयरनी क्या है, दैट ही मेक्स कीज फॉर द लॉक। बट ऑन द अदर हैंड ही इज अ वेरी वेल सेटल्ड बिजनेसमैन। ही हैज, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन भी आया है कि उसे हम वेल सेटल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो है ही वॉज हैविंग अ गुड बिजनेस, ही वॉज हैविंग टू असिस्टेंट विद हिम। उसकी एक पेक्यूलियर आदत थी दैट ही वांटेड टू बाय द एक्सपेंसिव बुक्स। आपके जब लिखोगे ना तो ये एक्सपेंसिव बुक्स वाला, अगर आपको लिखना तो ये वाला एक्सपेंसिव वर्ड लिखना है आपको। ही वांटेड टू बाय एक्सपेंसिव बुक्स व्हिच वर आउट ऑफ हिज रीच, और उसके लिए ही वुड बी प्लानिंग टू रॉब अ हाउस, एंड उसके लिए ही वुड डू मेटिकुलस रिसर्च। बहुत सोच समझकर वो रिसर्च करता था उस घर के बारे में, वहां के लोगों के बारे में। दिस टाइम ही हैड डन इट फॉर वन मोर हाउस, जहां ओनर जो थे दे हैड गॉन टू लंदन, एंड उस पर्टिकुलर डे जो उनके सर्वेंट से दे वर गोइंग टू वॉच मूवी, दे हैड अ डॉग, और उसने डॉग को फ्रेंड कर लिया था बाय कॉलिंग इट्स नेम। उसको उसके नेम से बुलाकर उसने उसके साथ में फ्रेंडशिप कर ली। लेकिन ये जो, मतलब कि चोर है मिस्टर होरेस, उनको एक बीमारी थी और वो था हे फीवर, यानी एलर्जी। एलर्जी टू द प्लांट्स, राइट? द वर्ड यू शुड हैव हे फीवर। तो when he was entering into the house, at that time he sneezed, वो जो है चीख पड़ा। And when he sneezed, there a woman came in red dress who pretended to be the owner of the house. उसने जो है pretend किया कि उस मकान की वो मालकिन है, and she was very playful towards the dog, and she also knew about all the things like the cigar and everything where it was kept. The way she was roaming in the house, it looked as if she was the original owner, and Horace believed it. Now she threatened that she would be handing him to the police. जब होरेस ने कहा कि आई हैव नॉट टेकन एनीथिंग, मुझे जाने दो, तो शी केप्ट अ कंडीशन। उसने कहा शी वांटेड द, उनका जो ज्वेल था उसको उसको ओपन करने के लिए ही शुड बी रेडी, द लॉकर। एंड बीइंग ही वाज, मतलब ये तो की बनाता ही था, इसके लिए कोई ज्यादा नहीं था, और वैसे भी चोरी तो करता ही था। देयर ही मेड अ मिस्टेक। हिंदी में कहावत है,
हर चोर एक गलती करता है. He made a mistake, and what was that mistake? He had taken off his gloves. उसने अपने gloves जो है वो निकाल दिए थे. So his fingerprints were there on everything. He opened the locker, gave the jewelry, and came back. He was very happy that at least वो पकड़ा नहीं गया था. But 2 days later, he was arrested, and it was told that he was involved in that thievery. When he refused and he said the owner of the house had asked, so there came an old woman with gray hair. पूरे बाल उसके सफेद थे. Please write gray haired. Who told that he was the thief. Thus, he was very unhappy that there was no dishonesty among the thieves, as the lady thief had outsmarted him, and he was given the punishment to serve in the prison in the library. So this is the chapter, a question of trust. Now why आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आता है, कल इस बात को मैंने क्लास 10 आपको समझाया था, if there is an answer, there is a question which says why not, तो डिबेट है, तो आपकी मर्जी है. बट इफ इट इज से कि जस्टिफाई द टाइटल या फिर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इज एप्ट, व्हाई, तो आपको यही बताना है कि जस्टिफाई द टाइटल है. तो दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट अमंग द थीव्स. So this is the fourth chapter, that is आपका a question of trust. The next is footprints without feet, and the coming two chapters have always been very important because it is the name of your book also. And second thing, most of the students have problem in these two chapters only from this book. Most of the time, whenever I have taken a revision session, I always have felt that, ma'am, please, हमें footprints of without feet and making of scientists को दोबारा करवाओ. I have always repeatedly got this request, right? So, footprints without feet is actually an excerpt that is taken from the book आपका जो है द इनविजिबल मैन. ये जो इनविजिबल मैन है उसमें से ये छोटा सा टुकड़ा लिया गया है, which is written by H.G. Wells. And this is all about a scientist. इसका जो थीम है that can be science, destructive and constructive. And this chapter has always, this particular topic has always been related with this chapter also, making of scientist. क्योंकि वहां पर जो साइंटिस्ट हमारे हैं, मिस्टर एब्राइट, डॉक्टर एब्राइट, ही एंड ग्रिफिन वर कंप्लीटली ऑपोजिट. तो कई बार आया है पेपर में, ठीक है. So here the chapter is all about that there is a man called Griffin who is a bright scientist. Who is a bright scientist. Why he is called as a bright scientist? Because he had discovered the theory of invisibility. Because he had discovered the theory of इनविजिबिलिटी. उसने इनविजिबिलिटी की थियोरी को डिस्कवर किया था. बट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन. वो लॉ को फॉलो नहीं करता था. क्यों? क्योंकि व्हेन ही हैड डिस्कवर्ड द ड्रग, ही हैड कंज्यूम्ड इट एंड ही बिकेम इनविजिबल. And to escape from his landlord's anger, he set the house on fire. उसने उसके जो घर है उसको जला दिया and came on the streets. There he was feeling cold and he was walking. While he was walking, his footprint were visible, but he was not visible. He was chased by two boys and then he ran away. He went to a departmental store. सबसे पहले वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर गया
जहां उसने खाया पिया, he ate, he slept, but he was caught. So once again to become to escape, he took off all the clothes that he had stolen and he ran away. Now he went to a shop, theatrical shop, मतलब जहां थिएटर से रिलेटेड आपके प्रॉप्स, नकली विस्कर्स, मुस्टेचेस मिलती हैं. There he got some goggles, some bandages and other things and he ran, मतलब कि he even killed that man जो वहां पर बैठा था और वहां से वो भाग गया. Now he came to आइपिंग विलेज. वहां से वो एक आइपिंग विलेज करके एक जगह वहां पर आया जहां ही टुक अ रूम और जिसकी ओनर थी मिसेस हॉल. उसने उसको प्रॉमिस किया that he would be paying and he had also given some advance, so Mrs. Hall allowed him. But everyone in the village were curious about this man because he was very यूनिक, बिल्कुल लोगों से हटके था. He had the bandages on the face. He did not speak to anyone. He was always angry. He said that anyone who came into his room should knock the door. That is why people were very curious and they were also having doubts upon, suspicious about him. They were suspicious about him. One day there was a robbery. एक दिन उनके घर के पड़ोस में जो बेकार रहते हैं वहां पर रॉबरी हुई जहां से सारे पैसे चोरी हो गए. दो द रॉबर कुड नॉट बी सीन बट दे कुड सी देयर मनी गोइंग. दिस लेफ्ट द क्लर्जी, जो बेकार है, क्लर्जी है, ही बिकेम वेरी क्रेजी. सेकेंड, अब इनमें ये जो जितने भी है ना ये सब आपके क्वेश्चंस में आ सकता है. सेकेंड वॉज द ओनर मिसेस हॉल जो थी, शी बिकेम हिस्टेरिकल. दैट इज वो एकदम पागल सी हो गई. व्हेन शी एंटर्ड द रूम ऑफ द स्ट्रेंजर, जब वो ग्रिफिन के रूम गई तो वहां पर उसने जो है देखा द थिंग्स वर लाइंग ओवर हियर एंड सडनली द जो उनका आर्म चेयर था वो झूल रहा था. इट वॉज स्विंगिंग. तो शी थॉट दैट ही हैड पुट द स्पिरिट्स, उसने जो है उनके अंदर जो है भूत डाल दिए हैं और उसकी जो मदर की जो आर्म चेयर है वो जो है स्विंग कर रहा है. एंड वाइल शी वॉज लुकिंग शी वॉज पुश्ड, उसको किसी ने पुश किया एंड लॉक द डोर. एंड उसको ऐसा लगा दैट शी वुड बिकम मैड. वो इतना मतलब कि घबरा गई. शी ऑलमोस्ट बिकेम हिस्टेरिक. ये पेपर में आपके आया हुआ है. नाउ द थर्ड थिंग वॉज कि जब ये सारी चीजें हुई तो देयर वॉज सस्पिशन कि भाई क्लर्जी के घर से चोरी इसी ने की होगी और इसके इसके घर में भी ऐसा हो गया. तो शी कॉल्ड द पुलिस एंड जो पुलिस का जो कांस्टेबल था उसका नाम था मिस्टर जैफर. और जब मिस्टर जैफर आए तो ग्रिफिन ने उनको मार गिराया. ही वॉज नॉक्ड ऑफ, उसको नीचे गिराया एंड ही रिमूव्ड ऑल हिज बैंडेजेस एंड बिकेम इनविजिबल एंड रैन अवे फ्रॉम दैट एरिया. तो दिस इज इस चैप्टर से आपके जो है साइंस मतलब कि डिस्ट्रक्टिव. तो आपको इसमें जो है यू हैव टू टेल दैट दो ही हैड यू मतलब कि डिस्कवर्ड द थियोरी ऑफ इनविजिबिलिटी बट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन. उसने अपने मकान मालिक के घर को आग लगाया था. he had robbed the departmental store, he had robbed the theatrical shop, then he had also robbed द क्लर्जी. ये वाले पॉइंट सारे ऐड करने. ठीक है, उसने साइंस को अपने फायदे के लिए यूज किया था. दूसरा आपका मिसेस हॉल या मिस्टर ग्रिफिन के जो है कैरेक्टर आ सकते हैं. तो मिस्टर ग्रिफिन का आपका कैरेक्टर है ही वॉज अ ब्राइट साइंटिस्ट येट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन. ये पेपर में ऐसे भी आएगा ऐसे भी आ सकता है. तो ब्राइट बिकॉज एक इनविजिबिलिटी जैसी एक थियोरी उसने डिस्कवर की थी विच इज इटसेल्फ अ वेरी ग्रेट थियोरी. बट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन बिकॉज ही डिड नॉट फॉलो एनी काइंड ऑफ लॉ. ही यूज टू बी वेरी एंग्री, वेरी इम्पल्सिव. वो बहुत ही इम्पल्सिव रहता था, हर छोटी छोटी बात पर उसको गुस्सा. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड है
वो हम उस चैप्टर को करने के बाद करेंगे, राइट। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट इज एक्चुअली, मतलब जैसे फुटप्रिंट विदाउट फीट इज एन एक्सर्ट फ्रॉम अ नॉवल, लेकिन जो मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट है दैट इज द ओरिजिनल, यू कैन से, बायोग्राफिक स्केच ऑफ डॉक्टर रिचर्ड एच एब्राइट, हु इज राइट नाउ द, मतलब कि ही इज अ वेरी ग्रेट प्रोफेसर इन यूएस। यूएस के बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोफेसर हु हैज गिवन द माइक्रोबायोलॉजी। अगर आज हम लोग बात करते हैं तो जब हम न्यूक्लियर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी वर्ड यूज करते हैं ना, विच आर द व्हाट यू कॉल द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो, मतलब टुमारो इफ एनी वन ऑफ यू बिकम्स अ डॉक्टर, तो डॉक्टर बनते हैं तो इट्स नॉट लाइक यू आर डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट, यू आर ओनली, मतलब कि आजकल जो है यूरोलॉजिस्ट, हमने गायनोकोलॉजिस्ट सुना है, हमने पीडियाट्रिशियन सुना है, लेकिन आज की डेट पर आपके नैनो बायोलॉजी, आपके माइक्रोबायोलॉजी, आपके जो है, यू आर हैविंग द सेल थियोरी, जो आपका कैंसर है जहां आपका ऑन्को यूज होता है, वहां पर जो है these are used. So when you enter into the world of biology, there you will see biology is only a 7 letter word, but it has got a long branch जो खत्म नहीं होता है। तो उसी के अंदर उन्होंने सेल थियरी को डिस्कवर किया था। सो इट्स अ, मतलब कि बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर रिचर्ड एच एब्राइट। तो इसके अंदर हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? सबसे पहला उनका चाइल्डहुड, सेकंड उनका रोल ऑफ मदर, थर्ड उनका रोल ऑफ डॉक्टर अर्काट, हिज मेंटोर, then his hobbies which turned into his passion, then his determination, उनका grit determination, उनका नेवर एंडिंग परसेवरेंस, जिसने उनको एक इतना इजी, मतलब सॉरी, इतना बड़ा इंसान बनाया, राइट। तो ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते। तो Richard, when he was young, very small, so he used to stay with his mother in Pennsylvania. Pennsylvania is the, what you call as, commercial capital of US. US का वो commercial capital है, न्यूयॉर्क के नीचे आता है। तो वहां पर they used to live in a place called Reading. Reading is a place, and he was staying with his mother, and he, earlier days में he did not have any friends. His mother was his sole friend. तो जो उसकी मदर थी वो उसके साथ में घूमती थी, उसको जो है टेलीस्कोप्स, उसको माइक्रोस्कोप्स, उसको जो है माउंटेनियरिंग पे लेकर जाना, उसको अलग अलग, एंड ऑल द टाइम शी वुड कीप हिम बिजी. समटाइम्स ही वुड कलेक्ट द कॉइन्स, फॉसिल्स, समथिंग लाइक दैट. And then she used to bring some friends जिसके साथ वो खेलता था, but most of the time he was alone since he was also not having his father. अब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, his mother gifted him a book. अब ये जो बुक है, इसका, इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन आता है, how was the book The Travel of Monarch X the turning point in his life? How was this the turning point in his life? ये उसके लाइफ में टर्निंग पॉइंट कैसे हुआ? तो दिस बुक कंटेन्ड अबाउट द बटरफ्लाई। वो जो बुक थी वो एक बटरफ्लाईज के बारे में था, जिसमें उनको पहला, जो वहां पे जो डॉक्टर अर्काट थे, उन्होंने एक उसमें एक्टिविटी दी थी दैट द पीपल शुड कलेक्ट द बटरफ्लाईज। उसने 25 बटरफ्लाईज जो वहां पर थे अपने घर के आसपास, द डिफरेंट स्पीशीज, वो कलेक्ट कर लिए थे। द नेक्स्ट वॉज ही हैड द, उसका जो था पहले था कलेक्शन ऑफ बटरफ्लाईज, फिर उसके बाद उनको जो है बटरफ्लाईज के माइग्रेशन को स्टडी करना था, जिसमें वो मतलब कि बटरफ्लाईज को पकड़ते, उसमें एक टैग लगाते एंड उसको उड़ा देते, वो देखने के लिए कि वो कितनी दूर उड़ सकता है। बट ही वॉज नाउ बोर्ड ऑफ दिस एक्टिविटी। अब नेक्स्ट उसने क्या किया, वो तो इस एक्टिविटी से बोर हो गया, तो उसने बटरफ्लाईज को अपने घर के बेसमेंट में उनको ग्रो करना
मतलब कि स्टार्ट किया. ही स्टार्टेड डेवलपिंग द बटरफ्लाईज इन हिज ओन हाउस. दैट इज फ्रॉम द एग टू प्यूपा टू, मतलब कि उसको जो है कैटरपिलर से बटरफ्लाई करके वो उसको कर. अब इस दौरान उसने जो है कई बटरफ्लाईज को मतलब कि ही गेव, मतलब ही डेवलप. अब he was now in seventh standard. Now he was in seventh standard. और जब वो सेवेंथ स्टैंडर्ड में था तो he entered into a competition but he lost, क्योंकि उसने सिर्फ फ्रॉग के टिश्यू को दिखाया था अंडर माइक्रोस्कोप. बट बाकी जो लोग थे उन्होंने ओरिजिनल को, मतलब कि दे हैड डन द ओरिजिनल रिसर्च एंड ही अंडरस्टूड. ही वाज नॉट सैड. पेपर में आता है क्वेश्चन. ही वॉज नॉट सैड. उसने एक चीज सीखी कि अगर आपको जीतना है तो कुछ नया करना पड़ेगा. एंड व्हेन ही गॉट इट, उसने नेक्स्ट ईयर जो है बटरफ्लाईज को लेकर, जो उसने डिफरेंट बटरफ्लाईज ग्रो करता था उसी के ऊपर उसने थियोरी करना शुरू कर दिया एक एक करके. पहला उसका था कि जो मोनार्क एंड जो वाइसरॉय बटरफ्लाईज हैं उनके बीच का डिफरेंस. व्हाई वन बटरफ्लाई वाज ईटन बाय द बर्ड्स एंड अनदर वाज नॉट. सेकेंडली वो जो गोल्ड स्पॉट्स थे, जो सेकेंड उसने मतलब एक्सपेरिमेंट किया, वो गोल्ड स्पॉट्स जो बटरफ्लाई के ऊपर है, दे आर हार्मोन प्रोड्यूसिंग स्पॉट्स, नॉट ऑर्नामेंटल. ये उसने सेकंड किया और इसी को उसने आगे डेवलप किया, विच शोड दैट दीज जो हार्मोन्स थे वो हार्मोन्स क्रिएट करते थे जो सेल थियरी में मतलब कि दे हैड द इम्पैक्ट. एंड सेल इज द बेसिक आपका यूनिट ऑफ लाइफ जिसे पूरी लाइफ आती है. और जब सेल आपके ज्यादा मल्टीप्लाई होते हैं तो दे आर ऑल्सो द रीजन फॉर कैंसर. राइट. तो जब उसने सेल थियरी के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया तो ही वॉज गिवन प्राइज एवरी ईयर. ही मतलब कि, और तब तक वो जो है कॉलेज पहुंच गया था एंड ही यूज टू विन. और उसने डिफरेंट जो है रिसर्चेस किए एंड अल्टीमेटली एट अ वेरी यंग एज ऑफ 21 ईयर्स उसने जो है सेल थियरी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका पूरा प्लास्टिक मॉडल उसने बनाया. ही मेड द मॉडल. ही ट्राइड टू एक्सपी, मतलब कि उसने जो है कि इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, इस चीज को उसने प्रूव किया. तो दिस इज ऑल अबाउट. तो आपको इसके अंदर मैंने जब पहले आप लोगों के साथ में शॉर्ट रिवीजन वाले नोट्स किए थे उसके अंदर मैंने जो है स्टेप वाइज सारे बता रखे हैं. दैट इज पहली बार वो फ्रॉक टिश्यू में हार गया था, सेकेंड टाइम उसने मोनार्क वाला किया था, थर्ड टाइम उसने गोल्ड स्पॉट वाला किया था, उसी को उसने डेवलप किया था. ऑल बस यही आपको इसमें तीन चार याद रखनी. बिसाइड्स बटरफ्लाईज एंड साइंस, ही वॉज अ गुड डिबेटर. वो एक बहुत अच्छा डिबेटर था. उसकी जो सोशल साइंस के टीचर थे, ही वॉज वेरी हैप्पी. ही यूज टू डिबेट वेरी नाइसली. ही वॉज अ गुड फोटोग्राफर. वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर भी था, वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफी लेता था. So this way, it was not that he was only interested in science, he also was a good debater, photographer, and thus आपका जो एंडिंग लाइन है इस चैप्टर का उसे आपको याद रखना है कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स टू बिकम अ साइंटिस्ट. साइंटिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या जरूरत होती है. तो आपको जरूरत होती है इंटरेस्ट की, आपको जरूरत होती है डेडिकेशन की, आपको जरूरत होती है परसिवरेंस की. सो दैट इज द इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग अ साइंटिस्ट. यानी कि आप अगर साइंस बोलते हो तो इट इज नॉट दैट कि आपने साइंस ले लिया. तो दैट इज द चैप्टर, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. The the next chapter is necklace, a very simple chapter. That is pride goes before fall. Contentment. Contentment. Pride goes before fall. Contentment मतलब satisfaction. जितना है उस पर हमें सेटिस्फाई करने की कोशिश करनी चाहिए. इट इज नॉट दैट कि हमें दूसरी चीजें नहीं लेनी चाहिए, बट जब हम सेटिस्फाई होते हैं ना
We should work for it. We should work for it. We should not always grumble for what we are not having. हिंदी मूवी देखी या नहीं मुझे नहीं पता है. अ, जुदाई मूवी, द वेरी फेमस मूवी बाय व्हाट यू कॉल अनिल कपूर एंड श्रीदेवी जी. मतलब कि दैट वाज वन मूवी विच शोज दैट जितना मतलब उसमें वो एक डायलॉग भी है. वो बड़ा चिढ़ा चिढ़ा के बोलती है कि जितना है जैसा है काजल रखो. तो वी शुड नॉट, लेकिन अपने बाउंड्री से बाहर नहीं जाना चाहिए. अपने बाउंड्री से बाहर नहीं जाना चाहिए. एंड इफ यू विश टू अटेन समथिंग वर्क फॉर इट. अब उसके लिए काम करो. उसके पास गाड़ी है और मैं यहाँ पर बैठ के रहूं तो दैट इज नॉट. अगर मुझे गाड़ी चाहिए तो मुझे गाड़ी के लिए काम करना चाहिए. So this is all about matlab the theme, and then you may be having the character sketch of Matilda, the main character Matilda Loisel, her husband Mr. Loisel, and one more character is this there Mrs. Forrester, जिनका ज्यादा कुछ नहीं है रोल. Matilda जो है she belongs to a very poor family, but she is very beautiful. बहुत ज्यादा सुंदर है. And she feels that she should have been born in a rich family. She wants to enjoy the luxuries of life. उसको life की सारी luxuries enjoy करनी है. Since their parents did not have that much of money, so she was married to a clerk. उसका जो husband था वो minister of education में clerk था. ही वॉज ऑलवेज हैप्पी. वो बहुत खुश हैप्पी था. ही वॉज अ गो गेटर. जो भी मिलता था खुशी खुशी खाता था. लेकिन इसको नहीं समझ आता था. इसको लगता था कि चांदी के थाली में खाना चाहिए, सोना पहनना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए. सो शी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी. एंड वेन एवर शी वेंट टू मीट हर फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टर जो उसके साथ में पढ़ती थी, शी वुड ऑलवेज बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज शी वॉज वेरी रिच. One day, Mr. Loisel got an invitation card for a ball party, and he assumed his wife would be very happy. उसने सोचा वो बहुत खुश होगी. But contrast to that, she was unhappy. She threw the card and she said she did not have enough मतलब कि proper dress to wear. Initially he was reluctant, लेकिन बाद में उसने जो है उसको कुछ पैसे दिए that she should buy some good dress for her. Now, when the dress was getting ready, again she was disappointed, and this time she said she did not have any jewels to wear. He suggested she should wear the fresh flowers, which she said it would look very chic and cheap. बहुत cheap रहेगा. Then he advised her to borrow the jewels from her friend Mrs. Forrester, which she agreed. She went there, she saw many jewels, and ultimately she liked a necklace that is a diamond necklace. उसको एक diamond necklace पसंद आ गया. And Mrs. Forrester also immediately gave. और यहाँ पर उसने ये नहीं सोचा कि कोई मुझे diamond necklace immediately क्यों दे देगा. She took it. The party was a success क्योंकि जैसा वो चाहती थी वैसा ही था. एवरीवन वाज एडमायरिंग हर. सब लोग उसको एडमायर कर रहे थे, डांस कर रहे थे. एंड देन अर्ली इन द मॉर्निंग मिस्टर लॉयसल को तो ऑफिस आना था, वो निकलना चाहते थे. बोथ ऑफ देम केम बैक. She was ashamed, she was embarrassed that she did not have the fur clothes. तो वो वहां से पैदल चलकर बाहर आ गई. There she found a carriage, they found a carriage, old carriage, and came back to their home. Mr. Loisel went to sleep, but she was admiring when she saw that the necklace was lost.
एंड जब ये लॉस हुआ, हाउ डिड दे फील, कैसा उनको फीलिंग रहा? दे वर स्केयर्ड. द स्केयर, क्यों स्केयर थे? हाउ टू रिटर्न बैक द नेकलेस, बिकॉज इट वॉज अ बोरोड नेकलेस, वो उनका खुद का नेकलेस तो था नहीं. एंड इन अ what we say panicky situation, in a panicky situation, they Mr. Loisel advised her to write a letter to Mrs. Forrester that the necklace had broken and they would get it repaired and give back. Now they could not find the necklace anywhere and they had to buy another ओरिजिनल नेकलेस. उन्होंने जो है एक नेकलेस खरीदा which cost them around 35,000 francs. They took loan from here and there. कोई एक जगह नहीं छोड़ी जहां से उन्होंने लोन नहीं लिया. उनके पास जो सेविंग सब कुछ खत्म कर दिया. And it took 10 years of their life to repay the debt. In the meanwhile, Mrs. Matilda became a normal housewife. She removed the maid. They came to a smaller lodging. छोटे घर में आ गए. She used to do all the household chores. She was just like any another other woman who spoke loudly. यहाँ पे loudly इसीलिए है क्योंकि फ्रेंच, इंग्लैंड वगैरह में हमारे यहाँ पर जैसे वो औरतें चिल्ला चिल्ला के बात करती ना, वो माना नहीं जाता. They are very soft. She became like a normal woman. And ultimately, after 10 years, one day, accidentally, she met Mrs. Forrester again. And she came to know that the necklace was only 500 francs worth. It was it was not the original, it was an artificial diamond necklace. So this chapter gives us that one should not be very proud about himself, or क्योंकि घमंड हमेशा गिरता है. इसमें आपको मातिल्दा को एक्सप्लेन करना है. वन शुड बी कंटेंटेड विथ वॉट वन हैज. इसमें आपको बताना है द रीजन ऑफ देयर र्यून. मतलब अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको उनका जो र्यून था उसका रीजन आपको बताना है कि वो क्यों बर्बाद हो गए थे. Then after the incident when the necklace was lost, उनका मतलब कि what was their condition? Then why they मतलब कि what who was responsible for their condition? ये इसके questions आते. Right? So this is the chapter, the necklace. There was a question which said justify the title, or is the title the necklace apt? So yes. The entire story revolves around the necklace which she borrowed, the necklace which became a sensation for her, the necklace which was lost, the necklace which was replaced, and for that they had to pay 10 years of their life. So the entire story revolves around the necklace, so it is apt. The second last chapter from this is Bholi. एंड होली के अंदर आपका इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, रोल ऑफ टीचर्स, ignorance of parents are some of the themes. ये आपके कुछ इसके थीम है. भोली इज अबाउट अ गर्ल जिसका रियल नेम था सुलेखा, बट शी गॉट दिस नेम भोली बिकॉज शी हैड an accident. She fell from the cot. She had an injury on her brain and she became a backward child because she stammered when she spoke. Her milestones were very slow. Adding to this, इस चीज को add करते हुए, she also had smallpox which left the pock marks on her face. So she was ugly. She was a backward child. So she was ignored by everyone, including her parents.
She hardly spoke to anyone. She had elder sisters. One of them was married, the other was getting married, and the third one was supposed to be. And her brothers were studying in schools. One day in her village, there came the tehsildar, वहां के जो जिला के जो tehsildar थे, he came and he asked Bholi's father, उसके जो फादर हैं उनको उन्होंने बोला that he should send his girls to the students since he was a नंबरदार. नंबरदार होता है वैसे अकाउंटेंट, तो वो वहां का मतलब कि ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है, उसको अपने बच्चों को भेजना चाहिए टू बिकम अ रोल मॉडल फॉर अदर्स. दे डिड नॉट वांट टू सेंड, बट उन्होंने जो है उसका एक सोल्यूशन निकाला और वो था भोली. They thought that if Bholi is sent to the school, the teachers will be responsible for Bholi because she was a मतलब कि girl, dumb, एकदम dumb थी. And on his part उन्होंने जो है कहना भी मान दिया. ये सोचकर उन्होंने भोली को स्कूल छोड़ा. अब इसमें यहाँ क्वेश्चन आता है कि when she was taken to the school, how Bholi was feeling. शी वॉज फीलिंग वेरी रिलक्टेंट. उसको लग रहा था कि उसको जो है हर पेरेंट वुड लीव लाइक दे हैड लेफ्ट द काउ. बट शी वॉज ऑल्सो फीलिंग दैट द स्कूल माइट बी अ गुड प्लेस, क्योंकि उसको पूरी तरीके से तैयार किया था. अदरवाइज शी नेवर इवन नो बडी केयर्ड वेदर शी एट, शी हैड कॉम्ड हर हेयर, कभी नहीं पूछा था. व्हेन शी रीच द स्कूल, हर टीचर asked her the name. और जब उसको नेम दिया तो शी स्टैमर्ड, और जैसे ही उसने स्टैमर किया everyone started laughing and she started crying. But the teacher did not lose the hope. She asked her to speak her name properly, and ultimately she told that if she is able to read the books, she would also become like a normal child. This boosted her confidence. उसका जो confidence था वो एकदम boost up हो गया and she started learning. When she was about to be married, उसके जो father थे, he had fixed up her alliance with Bishambar Nath. जो बिशंबर नाथ था, he was an old man with grown up children. उसके बच्चे बड़े बड़े थे. He was marrying second time, but he had a shop, he had some bank balance. और इसीलिए उसके पेरेंट्स चाहते थे कि भोली की उससे शादी हो जाए, because he was not taking any dowry. So when Bishambar Nath came for the barat, even her sisters were envious. It was very great. लेकिन जब बिशंबर नाथ saw Bholi, he refused to marry this girl with pock marks and demanded dowry of 5,000 rupees. उसने जो है डाउरी मांगी of 5,000 rupees, which reluctantly her father gave. लेकिन Bholi spoke. She spoke confidently. उसने जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात किया. Everyone there were everyone there was shocked. She did not stammer, and she refused to marry a man who was greedy. And she told her father that she would look after her parents. She would teach in the same school where she had got the education. So this is the story of Bholi. As I said, importance of girls' education per article, role of teachers. Teachers जो हैं बच्चे, they are not the one who teach from book. A teacher is who teach you from heart. A teacher is not one who is teaching you only the book, but the values. And the one who is instilling in you the confidence. टीचर का रोल सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्टअप भी करना है. अ गुड टीचर वुड ऑलवेज हेल्प द चिल्ड्रन टू ग्रो. जब टीचर्स बोलते हैं ना कि ये तो बिल्कुल बेवकूफ है, ये तो बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, दैट इज वेयर द टीचर्स आर रॉन्ग.
because no child can be judged only because a child has got 40% or 50% in his or her exam. लाइफ में कौन क्या करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन मेनी अदर एरियाज। और अगर एक टीचर ने उसको सिखाया है, अगर आपको अपनी क्लास 9th का थोड़ा बहुत भी याद हो, डॉक्टर कलाम ने अपनी जो लाइफ स्टोरी है विंग्स ऑफ फायर, उसमें उन्होंने बताया था कि उनके दो टीचर्स थे, एक जिन्होंने कम्युनलिज्म को उनके दिमाग में डालने की कोशिश की थी, और दूसरे वो टीचर जिन्होंने अपने वाइफ के दिमाग से भी उस चीज को हटा दिया। तो टीचर्स आपकी पूरी जो लाइफ है ना उसके अंदर दे प्ले डिफरेंट रोल्स, एंड अ गुड टीचर इज वन हु कैन शेप यू अप। एक टीचर एक कुम्हार की तरह होता है जो आपको अंदर से चेंज करता है। यू कैन राइट दिस along with reference to this chapter होली, जिसमें उस टीचर ने उसको completely चेंज कर दिया। देन इज इग्नोरेंस ऑफ पेरेंट्स। समटाइम्स पेरेंट्स भी इग्नोरेंट हो जाते हैं ये सोचकर कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। द सेम गोज फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो। पेरेंट्स का काम है अपने बच्चों को, पेरेंट्स की ड्यूटी है वॉट एवर। हम तो हमारे तमिल में तो देर इज वन सेइंग कि जो कौवा होता है ना उसके लिए वो उसका बच्चा मतलब कि गोल्ड का होता है। फॉर मदर अ चाइल्ड शुड बी ओनली अ चाइल्ड। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ओनली लाइक दैट। बाहर कोई कुछ बोल देना तो मदर से ज्यादा दुख किसी को नहीं होता। सो पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू पुट दैट ट्रस्ट। एक्सटर्नल ब्यूटी इज नॉट एवरीथिंग, जैसे हमने फॉर एनी ग्रेगरी में पढ़ा था, राइट। सो दिस इज द चैप्टर होली। द लास्ट चैप्टर इज the book that saved the earth. It is actually a very funny, humorous, and this is also all about books जो होते हैं, knowledge जो होती है that never goes waste. All of these are some of the themes of this particular chapter. In this chapter, there are characters, think tank. The name think tank is according to think, जो सोचता है। He had a large, उसका जो सर था वो बहुत बड़ा था, उसका मुंह छोटा सा था, तो उसको लगता था उसके अंदर बहुत बड़ा दिमाग है। उसका एक असिस्टेंट था नूडल हु वाज वेरी ब्रिलियंट, एंड देन ही हैड अ क्रू मेंबर ओमेगा, सर्जन ऊब एंड आयोटा। ये सारे उसके जो है क्रू मेंबर्स थे, एंड दे हैड बीन सेंट टू द अर्थ फॉर इन्वेजन। थिंक टैंक जो था, जस्ट लाइक मातिल्डा, ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, and when he would look into the mirror and ask that who is the most brilliant person on the earth, he wanted the mirror to answer immediately, otherwise he would get angry. He did not like anyone to offend him. उसको कोई गुस्सा गुस्सा नहीं दिलवा सकता था, क्योंकि उसका मानना था उससे महान कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ था। The chapter is set somewhere in the later period of life. फिर वो अपने इन्वेजन के लिए उसने अपने जो क्रू मेंबर्स हैं उन्हें भेजा होता है, हु लैंड अप इन अ लाइब्रेरी। नाउ व्हेन दे लैंड अप इन अ लाइब्रेरी, देयर दे फाइंड द बुक्स। उनको वहां पर जो है बुक्स दिखाई देते हैं। तो व्हेन दे सी द बुक्स, तो दे मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेसेस। और थिंक टैंक का मानना है कि वो जो मतलब की जो बुक्स हैं दे माइट बी फॉर ईटिंग, बिकॉज अर्थलिंग्स जो है दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग। नाउ नूडल बोलते हैं कि वो हो सकता है सम कम्युनिकेटिव डिवाइस हो, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड एनी कम्युनिकेशन ओवर देयर। देन दे ओपन द बुक एंड दे फाइंड द वर्ड्स। तो वो लोग वाइटामिन खाते हैं जिससे कि उनका दिमाग चलना शुरू हो जाए। And once they get the strength, they start reading the books. Actually, that book is a nursery rhyme, The Mother Goose. और उसके अंदर जो है डूडल वाला जो आपका पोयम है वो मतलब कि वो
देन हम्टी डम्टी वाला, ये सारे अलग छोटे छोटे पोएम्स हैं. एंड व्हेन दे रीड द पोएम दे मिस इंटरप्रेट, वो उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं. लाइक द फर्स्ट पोएम व्हेन दे रीड, उनको लगता है द अर्थलिंग्स हैव मतलब कि दे हैव इन्वेंटेड हाउ टू ग्रो द मेटल्स, वो लोग मेटल्स को ग्रो कर सकते हैं. देन दे नो हाउ टू टेम द काउ, काउ को वो हंसा सकते हैं, काउ हंस सकता है. द काउ कैन इवन अटैक द मून, उन्होंने इतना जो है आगे सोच लिया. एंड द नेक्स्ट व्हेन दे रीड दे फाइंड दैट हम्टी डम्टी की जो शक्ल है वो थिंक टैंक से मिलती है, बिकॉज हम्टी डम्टी वाज आल्सो वेरी फैट. तो वो उसको लगता है कि वो उसके बारे में बात कर रहे हैं. दे हैव फाउंड अबाउट हिम, एंड व्हेन ही वुड फॉल डाउन तो नोबडी वुड बी एबल टू पिक हिम अप. और ये सोचकर वो कहता है कि उनको वहां से बहुत दूर दूसरे गैलेक्सी में चले जाना चाहिए. दे शुड मूव टू अनदर गैलेक्सी, एंड दे मूव फ्रॉम देयर एंड दे डू नॉट इन्वेड द अर्थ. दस एक अर्थ जो है वो बच जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द नर्सरी राइम. ये पूरी स्टोरी एक हिस्टोरियन सुना रही होती है अपने बच्चों को, और बाद में वो बताती हैं कि जो मार्शियंस थे लेटर ऑन, नूडल जो है ही बिकेम द कैप्टन फॉर देम बिकॉज ही वाज वेरी ब्रिलियंट. एंड अर्थलिंग्स के, अर्थ मतलब कि जो इंसान है उनकी मदद से उन्होंने वहां पर जो है एक लाइब्रेरी भी सेट कर दिया है. एंड नाउ इवन दे वांट टू रीड द बुक्स, यानी कि नॉलेज नेवर गोज वेस्ट. बुक्स आर अ ट्रेजर. बुक्स हमेशा ट्रेजर होती है, चाहे वो मार्स के लिए हो, चाहे वो मार्शियंस के लिए हो या अर्थलिंग्स के लिए. सो दैट द सिंपल चैप्टर, द बुक दैट सेव द अर्थ. So with this, the complete revision of the book Footprints Without Feet is over. From the first chapter, Triumph of Surgery, you can expect the character sketch. Then Anil वाले में you can expect a moral आपका, और सिबल वाले में भी आपका moral आप expect कर सकते हो in from that. Then Footprints Without Feet, Griffin में आप character sketch, and there might be a compare and comparison and contrast of Griffin and Dr. Ebright. Dr. Ebright जो थे, he is a brilliant scientist. He has given science something which is constructive. Today science, जिसको हम microbiology बोलते हैं, that has entered into the cell theory, the discovery of many cancer and उससे related आपके ailments. Whereas Griffin जो थे, उन्होंने साइंस को इन्वेंट तो किया, a brilliant invention of transparency, of invisibility, but he used it for destructive purpose. उन्होंने सबको मारने पीटने के लिए. So there is a complete comparison, there is a complete what we say contrast in their character. नेकलेस से मातिल्डा, a very मतलब कि pretty yet always complaining, grudging woman who was very proud of her beauty and who believed that she was born to enjoy the riches. But the irony is by chance अगर पेपर में आ जाता है तो the irony is कि the woman who thought she was born to enjoy the riches lived in squalor of poverty. The woman who thought she is born to be to enjoy, she lived in squalor of poverty. उसको गरीबी में अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी. From Bholi, the role of teacher can be an important character, right? So this is the revision. The book revision is over. Both the books, all the prose and poetry is over for your books.